ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी, अभी हाल ही में इनकी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ इनके कंट्रीब्यूशन को जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास में दादा भाई नौरोजी का नाम उस फाउंडेशन स्टोन की तरह आता है जिसमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को साइंटिफिक तरीके से एक्सपोज किया गया और इंडियन नेशनलिज्म को एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल बेस प्रदान किया गया। 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में जन्मे नौरोजी का जीवन केवल एक पॉलिटिकल जर्नी नहीं था बल्कि एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक थॉट और नेशनल कॉन्शियसनेस सब एक दूसरे में इंटरलिंक्ड थे। उनकी अर्ली एजुकेशन ने उन्हें मॉडर्न साइंस और मैथमेटिक्स का स्कॉलर बनाया और इसी कारण से एल्फिंस्टन कॉलेज में मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस के पहले इंडियन प्रोफेसर बने। ये घटना सिंबल थी कि इंडियंस न केवल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में बल्कि एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप में भी ब्रिटिश के बराबर खड़े हो सकते हैं। पॉलिटिकल स्फेयर में आते ही नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी के प्रमुख पिलर बने। 1886, 1893 और 1906 में वे कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए और विशेष रूप से 1906 के कैलकाटा सेशन में उन्होंने स्वराज को कांग्रेस का ऑफिशियल गोल बनाया। उस समय तक कांग्रेस एक पिटिशनिंग बॉडी मानी जाती थी जो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिफॉर्म की मांग करती थी, लेकिन नौरोजी ने इसे इंडियन की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का प्लेटफॉर्म बना दिया। उनके लीडरशिप ने मॉडरेट लीडर्स की एक पूरी जनरेशन को जन्म दिया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और लीगल फ्रेमवर्क के भीतर रहकर कॉलोनियल पावर को चैलेंज किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक फील्ड में था। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी नाम से एक थ्योरी को बताया। उनकी एक किताब है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया था कि इंडिया की पावर्टी और ब्रिटेन की प्रॉस्पेरिटी एक ही प्रोसेस के दो साइड हैं। हर साल मिलियन ऑफ पाउंड इंडिया से ब्रिटेन ट्रांसफर हो रहे हैं और ये प्रोसेस इंडियन इकोनॉमी को हॉलो कर रही है यानी खोखला कर रही है। उन्होंने ड्रेन के मेजर कॉजेस भी बताए कि किस तरह से पैसा ब्रिटेन जा रहा है भारत से। उसमें से एक था कि होम चार्जेस, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च हो जाता था, मिलिट्री एक्सपेंसेस हो जाता था, सैलरीज, पेंशंस, हैवी टैक्स लगाते थे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पैसा दिया जाता था अंधाधुंध तरीके से। और फिर एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और इंडियन इंडस्ट्रीज का सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन। ये एनालिसिस पहली बार इंडियन सोसाइटी को ये समझाने में सक्सेसफुल हुआ कि पावर्टी उनकी इनकैपेसिटी से नहीं बल्कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से पैदा हुई है। लेटर यानी कि बाद में गांधी और नेहरू जैसे लीडर्स ने इसी थ्योरी को अडॉप्ट करके नेशनल मूवमेंट को आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ दी। इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका एक कंट्रीब्यूशन रिमार्केबल था। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्टेड होने वाले पहले फर्स्ट इंडियन थे। लिबरल पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वो चुने गए थे, वहाँ पे इलेक्ट हुए थे। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बैठा था जो एक्सप्लॉयटेशन की रियल पिक्चर सामने रख रहा था। उन्होंने वहाँ डिमांड रखी जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम की एज बढ़ा दी जाए, इंडियंस को हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में रिप्रेजेंटेटिव देना और ड्रेन ऑफ वेल्थ पर रोक लगाना। हालांकि उनकी बातें पूरी तरह स्वीकार नहीं की गई, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल सर्कल और पॉलिटिकल डिबेट्स में इंडिया का इशू सेंट्रल मतलब केंद्र में रखा था। सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी नौरोजी इक्वली इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने विमेन एजुकेशन, विडो रीमैरेज और सोशल इक्वालिटी को सपोर्ट किया। उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस और लिबरलिज्म को लाइफ का आइडियल माना और इंडियन सोसाइटी को सुपरस्टिशंस और ऑर्थोडॉक्सी से मुक्त करने की कोशिश की। उनके लिए सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल फ्रीडम आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि उनका मानना था कि जब तक इंडियन सोसाइटी इंटरनली स्ट्रांग और एजुकेटेड नहीं बनेगी तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम मीनिंगलेस रहेगी। उनकी आइडियोलॉजी में इंडियन नेशनलिज्म को एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर दिया। उन्हें राइटली इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश राज के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सपोज किया जिसने इंडिया को सिस्टमैटिकली इम्पावरिस्ट किया था। ड्रेन थ्योरी और डिमांड ऑफ स्वराज ने मिलकर नेशनल मूवमेंट को आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रदान किया। गांधी ने बाद में नौरोजी को अपना पॉलिटिकल मेंटोर माना और पूर्ण स्वराज का आइडिया उसी बेस पर रखा जो नौरोजी ने क्रिएट किया था। इसी तरह दादा भाई नौरोजी का लाइफ स्टोरी सिर्फ एक पर्सन की जर्नी नहीं है बल्कि इंडियन नेशनलिज्म की उस इनिशियल करंट का प्रतिनिधित्व करती है जिसने आगे चलकर पूरे फ्रीडम मूवमेंट को शेप दिया। वे एजुकेटर तो थे ही, साथ ही इकोनॉमिस्ट भी थे। वे सोशल रिफॉर्मर तो थे, साथ में इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन भी थे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से उनका इंपॉर्टेंस इस कारण और बढ़ जाता है कि वे ये साबित करते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ इमोशनल
पर्सनल रिवॉल्ट नहीं था, बल्कि डीप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एनालिसिस पर आधारित एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट था। आज 2025 में जब हम उनके 200वें बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हैं, तो ये केवल एक महान लीडर की जयंती नहीं है, बल्कि ये उस इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन की याद है जिसने इंडिया को सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस की ओर पहला कदम उठाने की इंस्पिरेशन दी थी। थैंक यू।